हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 4 के बारे में, जाति धर्म और लैंगिक मसलों के बारे में, कास्ट रिलीजन एंड जेंडर। क्लास 10th का ये चैप्टर 4 है, सिविक्स का, यानी कि नागरिक शास्त्र में से ये चैप्टर 4 है। और जो कोई भी हमारे चैनल के लिए साथ जुड़ा हो, जो नया जुड़ा हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के माध्यम से। इस अध्याय में हम लिंग, जाति और धर्म संबंधी 3 असमानताओं को अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार राजनीति में इनकी अभिव्यक्ति होती है और कैसे ये लोकतंत्र के लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करें एमसीक्यू क्वेश्चंस की। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो जनगणना के अनुसार साक्षरता दर थी 65.68 यानी 65.38। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? 75.85%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? 84.16। श्रीलंका का मुख्य धर्म कौन सा है? जो बौद्ध धर्म है। नेपाल के लोगों का मुख्य धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था? 100 पुरुषों के पीछे 933 स्त्रियां। निम्नलिखित देशों में से किस देश में महिलाओं की सामाजिक जीवन में भागीदारी बहुत कम है? पाकिस्तान में। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों का अनुपात क्या था? 16.2%। निम्नलिखित में से कौन से 2 नेताओं ने जाति रहित समाज की नींव रखने का प्रयत्न किया है? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। इनमें से कौन सा एक तथ्य पारिवारिक कानूनों यानी कि फैमिली लॉज के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से जो सच है वो है चोरी डकैती यानी कि रॉबरी संबंधित मामले। अब हम बात करें शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो पहला प्रश्न है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? भारत की विधायिकाओं यानी कि संसद एवं प्रांतीय विधानमंडलों में महिलाएं प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की गिनती 10% से भी कम है। ये पहले की बात हो रही है। प्रांतीय विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व और भी कम है, जो 5% से भी कभी भी नहीं बढ़ा। इस मामले में भारत का नंबर विश्व भर के बहुत से देशों में कम है। हमें जानकर हैरानी होती है कि महिला प्रतिनिधित्व के मामले में भारत बहुत से अफ्रीकी अमेरिकी देशों से बहुत पीछे है। परंतु अब मसले को सुधारने की ओर दोनों महिला संगठनों और सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। कई नारीवादी आंदोलन और महिला संगठन इस निष्कर्ष तक पहुँचे हैं कि जब तक महिलाओं की सत्ता में भागीदारी उचित नहीं होती, उनकी समस्याओं का निपटारा नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज के अंतर्गत और शहरों में नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अब महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयत्न जारी है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद के सामने ऐसा एक बिल निर्णय के लिए पड़ा भी हुआ है और जो अब हो चुका है। महिलाओं से की जाने वाली मुख्य असमानताएं कौन कौन सी है, आप देखें। तो देखिए, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के साथ किया जाने वाला असमान व्यवहार, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता में असमानता, देश के विभिन्न समुदायों, जातियों एवं क्षेत्रों में महिलाओं से होने वाली विभिन्न असमानताएं, राज्य विधानसभाओं, संसद, वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रबंधकों और व्यावसायिक तथा तकनीकी कर्मचारियों में महिलाओं के प्रतिशत में असमानता आदि। सांप्रदायिकता क्या है? इसको दूर करने के किन्हीं 2 उपायों को लिखिए। सांप्रदायिकता तथा उसे दूर करने के उपाय: अपने धर्म को ऊंचा समझना तथा दूसरे धर्मों को नीचा समझना, बल्कि अपने धर्म को प्यार करने और दूसरे धर्मों से घृणा करने की प्रवृत्ति को सांप्रदायिकता कहा जाता है। मतलब कि अपने धर्म को ऊंचा समझना तथा दूसरे के धर्म को नीचा समझना, बल्कि अपने धर्म को प्यार करने और दूसरे धर्मों से घृणा करना, ये प्रवृत्ति जो कहलाती है वो सांप्रदायिकता कहलाती है। ऐसी भावना आपसी झगड़ों का मुख्य कारण बन जाती है
और इस प्रकार प्रजातंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा उपस्थित करती है। देश का बंटवारा इसी भावना का परिणाम था। इस बुराई के कारण कैसे दूर की जा सकती है? सबसे पहले शिक्षा के द्वारा और प्रचार द्वारा। शिक्षा के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों की अच्छाई बताई जाए और विद्यार्थियों को सहिष्णुता तथा सभी धर्मों के प्रति आदर भाव सिखाया जाए। प्रचार द्वारा समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि से जनता को धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दी जाए, तो इनसे सांप्रदायिकता हट सकती है। भारतीय लोकतंत्र के कुशल संचालन में धार्मिक संप्रदायवाद किस प्रकार बाधा पहुंचती है? अथवा में प्रश्न अगर देखें तो देश की एकता और सद्भावनापूर्ण वातावरण पर सांप्रदायिकता द्वारा पड़ने वाले 3 प्रभावों की व्याख्या करें। भिन्न भिन्न मतों में भेदभाव रखने की प्रवृत्ति को सांप्रदायिकता कहा जाता है। इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। या निम्नलिखित कारणों से संप्रदायवाद लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ है। संप्रदायवाद से देश में झगड़े होते हैं और शांति भंग होती है। ऐसे वातावरण में लोकतंत्र पनप नहीं सकता। संप्रदायवाद के कारण देश के अंदर घृणा व मतभेद उत्पन्न होते हैं और देश की एकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाता है। लोकतंत्र की सफलता का आधार है जनता में सहनशीलता, साझेदारी, बंधुत्व, सभी के विचारों को प्रति सहिष्णुता आदि। परंतु संप्रदायवाद के कारण इन सभी के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, देश की एकता और सद्भावनापूर्ण वातावरण पर जातिवाद द्वारा पड़ने वाले 3 प्रभावों की व्याख्या कीजिए, अथवा जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है? तो सामाजिक असमानता या जातिवाद से ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है। एक जाति का दूसरी जाति के द्वारा उत्पीड़न व शोषण होता है। यह वातावरण लोकतंत्र के लिए बड़ा बाधक है। सामाजिक असमानता या जातिवाद के कारण जनता विभिन्न वर्गों में बढ़ जाती है, उनमें अनेक भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं और देश की एकता नष्ट हो जाती है। सामाजिक असमानता या जातिवाद के कारण लोग वोट भी इसी आधार पर देने लगते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा हानिकारक है। 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। यह ठीक है कि राजनीति में या चुनावों में जातिगत भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ता है, परंतु बहुत मामूली पड़ता है। ये कहते हैं कि इसमें जाति ही राजनीति या चुनावों का आधार है, यह बात सच नहीं है। निम्नलिखित विवरण में यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। वो कैसे देखते हैं? किसी एक संसदीय चुनाव में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं होता, इसलिए उम्मीदवार को एक जाति का नहीं वरन सब जातियों के लोगों का भरोसा प्राप्त करना होता है। यदि किसी विशेष चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व होता है तो विभिन्न राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवारों को खड़ा कर देते हैं। ऐसे में उस जाति का प्रभाव जाता रहता है। कितनी बार ऐसा देखा गया है कि एक ही जाति के लोग एक बार जिस उम्मीदवार को सफल बना देते हैं, अगली बार उसे हटा देते हैं। ऐसे में वह जाति प्रभाव कहा गया है। चुनावों में जाति की भूमिका ही महत्वपूर्ण नहीं होती, वरन अनेक अलग कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों में गहरा जुड़ाव, सरकार द्वारा किया गया कामकाज और नेताओं की लोकप्रियता भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। समय समय पर इसमें अनेक बदलाव आते गए और अनेक सुधारकों ने इस सुधारने का प्रयत्न किया। संत रामानंद के अनुसार, जाति पाति पूछ न कोई, हरि को भजे तो हरि का हुई। ये एक दोहा है। संविधान ने भी किसी प्रकार की जातिगत भेदभाव को निषेध किया है और जाति व्यवस्था से पैदा होने वाले अन्याय को समाप्त करने पर जोर दिया है। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी विद्यमान हैं। अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में ही विवाह करते हैं। सदियों से जिन जातियों को पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित था, वे आज भी हैं और आधुनिक शिक्षा में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था, उनके सदस्य अभी तक स्वाभाविक रूप से पिछड़े हुए हैं। जिन लोगों का आर्थिक क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित था, वे आज भी थोड़े बहुत अंतर के बाद मौजूद हैं। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध माना जाता है। देश में संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है।
बात करें जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात से। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज की संस्थाओं में। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो सही है वो है एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है और एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। बात करें डैश पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, यानी कि जाति पर आधारित। 19वीं शताब्दी में विभिन्न समाज एवं धर्म सुधारकों द्वारा स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए? तो उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण थे? तो आधुनिक सुधार आंदोलन द्वारा कई संस्थाओं तथा महापुरुषों ने नारी उद्धार की चेष्टा की। इनमें से प्रमुख थे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां आदि, जिन्होंने अपने अपने बल पर काफ़ी प्रयास किए। जैसे राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज के द्वारा विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा पर जोर दिया, सती प्रथा को बंद करवाया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को कानून बनाने की सलाह दी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया तथा बाल विवाह को बंद करवाने पर जोर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, इन्होंने आर्य समाज के द्वारा पुरुष नारी के समानता तथा नारी शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने सती प्रथा और कन्यावध को बंद करवाने पर भी बल दिया। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने मुसलमानों में पर्दा प्रथा और बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने की मांग की। इन्होंने 3 बार तलाक कह देने मात्र से ही तलाक हो जाने को केवल अत्याचार कहा, इसके पीछे तर्क नहीं। उन्होंने मुस्लिम नारी शिक्षा पर बहुत बल दिया। 19वीं शताब्दी के धार्मिक सुधारकों तथा समाज सुधारकों के प्रयत्नों का प्रभाव कुछ हद तक नारी समाज के लिए सुखकर हुआ। अब बात करें सरकार द्वारा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण यानी कि जेंडर एम्पावरमेंट के क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं? तो पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार देने संबंधी कानून पास किया है और दहेज प्रथा पर पाबंदी है, ताकि कुछ समय पहले महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में से कुछ नहीं मिलता था, अकेले पुत्र का ही उस पर अधिकार होता था। परंतु सरकार ने हिंदू कोड बिल तथा कमला एक्ट आदि कानून पास करके इस असमानता को दूर कर दिया है। अब महिलाओं को पुरुषों के साथ अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त है। दहेज प्रथा पर पाबंदी है। स्त्री शिक्षा महिलाओं में पाए जाने वाली असमानता को समाप्त करने का एक मुख्य उपाय है, उनमें शिक्षा का प्रसार। और इस उद्देश्य से सरकार ने स्त्री शिक्षा का विशेष प्रबंध किया है। बहुत से स्कूल और कॉलेज केवल महिलाओं के लिए ही खोले गए हैं ताकि वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। महिलाओं को वोट देने और उच्च पद प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो ये सभी कार्य सरकार ने किए हैं। सांप्रदायिकता क्या है? भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारणों का उल्लेख कीजिए। सांप्रदायिकता क्या है? जब एक धर्म या जाति के लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं तो ऐसी भावना सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले कारक क्या है? फूट डालो और शासन करो की नीति, मुस्लिम लीग की उद्दंडता, कुछ मुस्लिम देशों द्वारा विषैला प्रचार, देश का विभाजन, पाकिस्तान द्वारा उत्तेजित प्रचार, ये सब पहले के कारण बताए गए हैं सांप्रदायिकता बढ़ाने के, जो कि देश की आज़ादी से पहले के बारे में बताते हैं। ये सभी जो कारण बताए हैं देश की आज़ादी से पहले के हैं, उसके बाद के नहीं हैं। सांप्रदायिकता की भावना पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? तो किसी भी धार्मिक या सामाजिक समस्या पर काबू पाने का सबसे उत्तम ढंग है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के प्रसार द्वारा लोग अंधविश्वासों से उठकर सांप्रदायिकता आदि बुराइयों से छुटकारा पाने की सोचने लगते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस आदि संचार माध्यमों द्वारा सांप्रदायिकता के विरुद्ध निरंतर किया गया प्रचार भी इस बीमारी से हमें छुटकारा दिला सकता है। अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को यह स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए कि वह सांप्रदायिकता की आग पर अपनी रोटियां सेके। गरीबी, बेकारी, निरक्षरता आदि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल शीघ्र समय से सोचना चाहिए, ताकि समाज के किसी भी वर्ग में असंतोष की भावना जागृत ना हो, जिनके कारण समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग पर दोष लगाने लगे। 10 मानव मूल्यों को सूचीबद्ध कीजिए जो सभी धर्मों में समान हैं। बड़ों का आदर, छोटों से प्यार,
ईश्वर एक है और सब लोग उसकी संतान हैं। सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना, धार्मिक सहनशीलता अपनाना, पशु पक्षियों के प्रति दया दिखाना, सच बोलना, दानशीलता की भावना अपनाना, अपने अधीन नौकरों आदर से अच्छा व्यवहार करना, अपने पड़ोसियों से सद्व्यवहार करना, अतिथियों का सत्कार करना, पवित्र जीवन व्यतीत करना आदि। जातिवाद की बुराइयों को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? तो शिक्षा संबंधी सुविधाएं देकर, समानता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देकर, पिछड़ी हुई जातियों के लोगों की स्थिति में सुधार लाकर। और आगे देखें तो किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। भारतीय राज में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। पाकिस्तान का धर्म इस्लाम है, श्रीलंका का बौद्ध धर्म है और इंग्लैंड का ईसाई धर्म है। इन सब के विपरीत भारत का कोई भी धर्म नहीं है। भारतीय संविधान में सभी नागरिक और समुदायों को यह आज़ादी दे रखी है कि वह किसी भी धर्म का पालन करें और उसका प्रचार करें। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव की आज्ञा नहीं देता और उसे असंवैधानिक घोषित करता है। संविधान ने सरकार को इस बात की अनुमति दे रखी है कि यदि किसी धर्म में कोई अन्यायपूर्ण प्रथा प्रचलित है तो उस पर अंकुश लगा सकती है, जैसे छुआछूत की कुप्रथा थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक मुख्य आधार है, यह हमारे संविधान की बुनियाद है। तो ये था पूरा चैप्टर जो मैंने आपके साथ चर्चा करे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स है जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये शेयर करें। धन्यवाद।